watching DD News and we've been getting you continuous coverage through the day on the budget that was presented in Parliament today. We're going to continue to give you a recap of what the big takeaways of the budget were, but we're going to take our discussion forward as well in the next 1 hour. I'm Priyanka Agarwal Chaudhary. With me is Ajay Mishra. बहुत शुक्रिया प्रियंका। और प्रधानमंत्री ने इस पूरे बजट को बजट फॉर बेटर इंडिया बताया है। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, तमाम पक्षों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, सोशलॉजिस्ट हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ है डॉक्टर तजामुल हक, जो कि चेयरमैन है लैंड पॉलिसी के नीति आयोग के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यही कि ये जो बजट है, इस साल का बजट ट्रांसफॉर्मेटिव बजट और बजट फॉर बेटर इंडिया, जिसमें तमाम एलोकेशंस जो हैं वो खास तौर पर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास और के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर जो फोकस है वो साफ तौर पर वित्त मंत्री का नजर आता है। And like the Prime Minister said, Ajay, it's the budget of the future. We're going to talk more about that, but first the headlines we're following at this hour. Finance Minister Arun Jaitley presents path-breaking historic union budget. Says India a bright spot in current global economic landscape. Railway budget merged with union budget. Also does away with plan and non-plan expenditure. Government to spend 21.47 lakh crore rupees in 2017-18. Prime Minister Narendra Modi hails the union budget, calls it an Uttam budget devoted to strengthening hands of poor. Says merger of railway budget with the general budget will give an impetus to transport sector's growth. Cigarettes, restaurants and air travel to cost more, while e-tickets, POS machines, card fingerprint readers, footwear and solar lamps are cheaper now. In a major relief to the middle class, government reduces tax rate from 10 to 5% with income between 2.5 to 5 lakh. 15% surcharge on incomes above 1 crore to continue. In a path-breaking proposal, government curbs anonymous funding for political parties. Maximum cash donation from single source capped at 2,000 rupees. RBI to be enabled for issuance of electoral bonds for political funding. Finance Minister says focus on the budget is to spend more on rural areas, infrastructure and poverty alleviation while maintaining fiscal prudence. तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हक के पास चलते हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये ग्रामीण भारत का बजट है, खेती बाड़ी का बजट है, अगर कृषि क्षेत्र को देखा जाए तो कौन से बड़े टेकअवेज आपको दिखाई देते हैं इस बजट? जी, एक तो पहले आपने देखा होगा कि इस बजट का जो एम्फेसिस है वो बेसिकली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इन जनरल है। सब्सटेंशियल हाइक दिया गया एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में एलोकेशन पे 24% की वृद्धि हुई है बजट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये तो सिग्निफिकेंट है एक्चुअली। दूसरी बात है कि जो एरिया जिसमें प्रायोरिटीज फिक्स किया गया है, किस एरिया में बढ़ाया जाएगा। एक तो है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है पिछले साल 9 लाख करोड़ से अभी इस बार 10 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। और एग्रीकल्चर क्रेडिट में इंक्रीज की ज़रूरत इसलिए थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय फार्मर्स या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय फॉर इवन इनडायरेक्ट क्रेडिट के रूप में भी अगर कोई प्रोसेसर्स या डीलर्स करते हैं तो उसके बिना एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सकता। खाली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करके आप नहीं चल सकते। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े उसके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट का प्रोविजन बढ़ाया गया। तो एक सब्सटेंशियल कदम है। तीसरी बात यह है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ई मार्केट की बात, ई नाम की कॉन्सेप्ट आया था लास्ट ईयर। तो इस बार कहा गया कि जो 85 मंडीज है, होलसेल मार्केट्स है एपीएमसी में, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कुछ कमियां थी। तो हर एक मार्केट में 75 लाख रुपीस खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया जाएगा इस साल। और उससे क्या होगा कि पूरी तरह से सारे मार्केट्स इंटीग्रेटेड होगा। और फार्मर्स के आज के दिन में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि उनको मार्केट एक्सेस मिले और मार्केट में अच्छी अपने फसल का अच्छा दाम मिले। तो इससे एक उनको ये फायदा होगा कि
प्रधानमंत्री का जो पहला ये था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करें, तो डबल करने के लिए दो तीन चीज़ बड़ी जरूरी है। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाइए, यील्ड बढ़ाइए और मार्केट एक्सेस दीजिए और प्राइस अच्छा दीजिए। और ये सारी चीज़ें आपको बजट में होंगी। दूसरी बात है कि आपने ये भी देखा होगा कि एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया अंडर नबार्ड माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,000 करोड़ पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए उसके लिए, क्योंकि इरिगेशन यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी उसमें, चाहे आपका ड्रिप इरिगेशन करना हो, स्प्रिंकलर करना हो, और इरिगेशन का जो बजट है उसको भी दोगुना किया उसको भी दोगुना किया गया। साथ साथ आपके डेयरी प्रोसेसिंग के लिए वो भी, चूंकि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात करते हैं, डेयरी सेक्टर को भी डेवलप करना है, फार्म यूथ को खास करके प्रोसेसिंग सेक्टर में लाना है, हाईटेक एग्रीकल्चर में लाना है, स्किल इंडिया फार्म से नॉन फार्म की तरफ जाना है। तो ये सारे चीज़ों पे एम्फेसिस है। तीसरी बात है रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा को देखिए आप, मनरेगा में रिकॉर्ड इस बार एलोकेशन हुआ 48,000 करोड़ का। लास्ट ईयर के बजट एस्टिमेट से तो बहुत ज़्यादा है ही, इवन जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन हुआ उससे भी ज़्यादा है। और फोकस क्या है कि एसेट क्रिएशन, ये नहीं कि कहीं भी आप कुछ करते रहिए, डोल देते रहिए, वेज देते रहिए। एसेट क्रिएशन का मतलब ये है कि जैसे 5 लाख एडिशनल पॉन्ड्स क्रिएट करना है, जिससे आपका ड्रॉट प्रूफिंग होगा, एडिशनल इरिगेशन या वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। True, Dr. Haq, and the Prime Minister has also called it an Uttam budget devoted to this, strengthening the hands of the poor. But if we take it a little forward, Dr. Jadhav, when we talk about what this budget talks about in looking the agenda for the next year, and when we talk about that, we talk about transform, energize and clean, and we're looking at more transparency coming in and energizing the youth and the underprivileged and cleaning up of the system, whether it's from black money, corruption, etc. The kind of steps then that have been taken in this budget. No, first thing that we need to understand is that the Honorable Finance Minister has kept the financial discipline. The most important number there is what is the fiscal deficit as a ratio of GDP. And that, the government has been progressively reducing that. Last year, the target was 3.5%, which has been achieved. And for the next year, the target has been put at 3.2% of GDP. So, which means that the financial discipline has been maintained. So, on one hand, the financial discipline has been maintained, and on the other hand, a number of measures have been taken to give relief to the honest taxpayers. At the same time, to give a big relief to big inducement to MSMEs, to the construction sector, especially affordable housing, and this whole set of changes are going to change the working of economy forever. We are moving towards a more transparent, more accountable, and more capable, more robust economy in future. और जो बड़ा सवाल फिस्कल डेफिसिट को लेकर के उठाया आपने, उससे भी ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है इस वक्त वो है पॉलिटिकल फंडिंग में जो पारदर्शिता लाने की बात कही गई है, उस पर आपकी क्या राय है? और जो ये कैपिंग की गई है 2,000 रुपए कैश की पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, उसके क्या मायने हैं? उसके मायना ये है, आपको याद होगा कि इसी चैनल पर 25 जनवरी को बजट के एक्सपेक्टेशन पर चर्चा थी। उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि जो 20,000 रुपये का लिमिट जो है, देखिए बात ये है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें बीजेपी लेकर हर एक नेशनल पार्टी में और हर एक छोटे पार्टी में माना जाता है कि फ्रॉम 60% to 95% डोनेशंस आर बिलो 20,000 रुपीज, और ये एनोनिमस है। तो इसमें तो बदलाव लाने की बहुत जरूरत है कि बहुत सारा ये एनोनिमस होने से काले धन को बढ़ावा मिलता है और पॉलिटिकल इलेक्शन में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। इसको रोकने के लिए ये बहुत ही प्रभावी कदम उठाया गया है कि 20,000 का जो लिमिट है वो कम करके 2,000 तक लाया गया है। मेरा मानना यह था कि हर एक रुपया अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन 20,000 से 2,000 तक लाना, ये मर्यादा लाना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, ये मेरा मानना है। So that's why the budget is being hailed as historic as well as Dr. Haq, when we talk about we talked about the rural sector and the kind of for farmers particularly, but if we talk about low cost housing and when the budget says that they propose to complete 1 crore houses by 2019 for the homeless and those living in kacha houses, stepping up the allocation for the Pradhan Mantri Awas Yojana, etc. Also, low-cost housing gets infrastructure status, and then we're looking at
all these measures that have been taken for the poor and the underprivileged, how important are they, particularly, you know, when we're talking about the basics of providing food, shelter, as one of them? No, you are right. Food and shelter are the most important things for any person to exist and have a decent life. So, if the government has allocated more funds for affordable housing or Pradhan Mantri Awas Yojana, I think this should be a welcome kind of a step. And because a lot of people even now do not have houses of their own. Not only that, even a homestead plot of their own in the villages. So if the government is, you know, aiming at that to improve the housing conditions or even the availability of houses for the poor people, I think we should all appreciate. Yes, of course. You know, we're going to talk a little more about the taxation front also, and our correspondent now joins us. We're going to toss over to him and find out what really happened where tax proposals were concerned. Arun. Well, that's right. Now, Finance Minister Arun Jaitley has brought smile on the faces of taxpayers in this budget. Well, let's try to understand, first of all, that what are the taxes, and we'll also try to understand that exactly what and how much you save during this budget. Well, so let's try to understand that exactly what exactly are the tax slabs over here. Now, talking about the citizens or the individuals, there were expectations that the exemption limit should be increased. But Finance Minister Arun Jaitley played a smart role, and instead of increasing the exemption limit, the tax has been slashed to 5%. So this bracket, 2.5 lakh rupees to 5 lakh rupees. So this strata or this income group will now be paying 5% tax instead of 10%. Well, rest everything is same. Up to 2.5 lakh rupees nil. 5 lakh to 10 lakh rupees, it's 20%, 20%. So that means in this fiscal and the next fiscal also, the taxpayers will be paying 20%. And above 10 lakh rupees, it's 30%. And over here also, that means in the next fiscal year, it will be 30%. But important part, the relief is also being translated to the senior citizens as well. So let's try to understand it, what exactly has been done with the senior citizens. Well, up to 3 lakh rupees in 2016-17, the senior citizens were paying nil. And in this, that means in 17-18, they'll be paying nil. But interestingly, 3 lakh to 5 lakh rupees of strata, in this fiscal year, they are paying 10% of their income, but now they'll be paying 5%. So that has been translated over here, and rest everything remains the same for the senior citizens as well. But important part, now the question which everybody would want to know, that how much you save. Let's try to understand. Now look very carefully this strata. 3.5 lakh rupees to 5 lakh. Now what we consider, this is a middle income group strata from 3.5 lakh to 5 lakh rupees. So earlier you were paying 5,000 rupees as a tax as far as 3.5 lakh is concerned. Now you'll be paying 2.5 or 2,500 rupees. That means you are saving 2,500 rupees on your taxation part. Now same thing is with 4 lakh rupees, 4.5 lakh rupees. So that means this strata from 3.5 lakh to 4 lakh rupees, you're saving 2,500 rupees. So that's an important part for the middle class. Talking about the upper middle class also, from 4.5 lakh rupees to 5 lakh rupees. So technically you're paying you're saving 5,000, 7.5 thousand on this part. So now people who are earning 10 lakh rupees, that's a higher, that's what we consider the higher part. On the 10 lakh rupees, earlier you were paying 1.25 lakh rupees. Now you'll be paying 1,12,500 rupees. That means you'll be saving 12,500. So these two higher groups will be paying 12,500 rupees. So the idea behind this entire move was to give relief to the middle class group or the upper middle class segment, and to tax the higher segment. That means anybody with a tax group of 50 lakh and 1 crore, additional surcharge of 10% has been imposed. So that's the idea, a very smart move. Again, we'll try to look at these slabs if in case. So this is a smart move of imposing only 5% rather than 10%. So basically, Finance Minister has played an important role in order to bring smile on the faces of taxpayer, and it's a win-win situation for the government and for the taxpayers, because government will be in a position to widen the tax base, and the taxpayers will also be saving money on their income. चलो तो धन्यवाद अरुण इस तमाम एनालिसिस का। और कम से कम 12,500 रुपए का फ़ायदा हर नागरिक को हुआ है, टैक्स के मामले में बचत हुई है, और शायद पहली बार ऐसा एक बजट मिला है जिसमें कि टैक्स का बोझ किसी और भी किसी भी क्लास पे दिखा नहीं है, और फ़ायदा सभी को मिला है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बजट 2017। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं।
Together we can, Mothers in the home, secure banking, internet के बिना अब करो transacting, digital products है ना. Together we Touching all lives. Canara Bank. Together we can. हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपनी बात, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपनी बात. LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए. Canara Bank है ना, together we can, Can mobile है तो there's no waiting, empowered है अब cashless banking, digital products है ना, together we Touching all lives. Canara Bank. Together we can. हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपनी बात, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपनी बात. LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए. Canara Bank है ना, together we can, अब स्कैन करके पे करते हैं इंडियंस, POS से तो खुश सारे मर्चेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स है ना, together we Touching all lives. Canara Bank. Together we can. आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद. पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के. LIC न्यू जीवन आनंद. आनंद ही आनंद. स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बजट 2017. अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह के पास, जो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सस्ता क्या महंगा हुआ इस बार के बजट में. बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ चीजें निकल के आएंगी, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, जल्दी से बता देते हैं दर्शकों की जानकारी के लिहाज से. जिन चीजों पे सस्ते हुए हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो ये कि जो चमड़ा और चमड़े से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हुई है, यानी एक तरीके से जो चमड़े से बने हुए सामान है उससे उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बेहतर है, और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी एक के लिए खुशखबरी, क्योंकि जो चमड़े से बनी हुई वस्तुएं हैं वो आने वाले वित्तीय वर्ष में सस्ती होने जा रही हैं. इसके अलावा और कौन सी चीजें सस्ती हुई आपको जल्दी से बताते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकला है जो कि सस्ता हुआ, वो है मोबाइल फोन, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है और ऐसे में सरकार का लगातार जो जोर है वो है जैम को लेके, जिसमें मोबाइल भी इंक्लूड है. तो मोबाइल के माध्यम से सरकार आपके घर तक पहुंचे उसके लिए मोबाइल आपके हाथ में होना जरूरी है. हर एक को सस्ता सुलभ मोबाइल मिल सके, इसलिए मोबाइल को सस्ता करने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ साथ POS मशीन, जब हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से स्वैप करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसको हर जगह देश के ग्रामीण इलाकों तक, शहरी इलाकों तक पहुंचाया जा सके, उसको सस्ता करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिहाज से और कैश लेन देन को कम करने के लिहाज से. इसके साथ ही साथ सोलर सेल को सस्ता किया गया है. सौर ऊर्जा के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत ने अपने लिए तय किए हुए हैं आने वाले समय के लिहाज से, उसके लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति उसमें अपना छोटा सा ही सही योगदान दे, तो इसलिए सोलर सेल्स को सस्ता किया गया. सौर ऊर्जा अब हर एक को सुलभ हो पाएगी. तो ये सोलर पैनल की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो एक सस्ता किया गया है, और सौर ऊर्जा के जो लक्ष्य हैं वो अपने आप में महत्वाकांक्षी हैं. उस पे सरकार का लगातार जोर है कि आखिर किस तरीके से लोगों को सौर ऊर्जा सस्ती तरीके से मिल सके. इसके अलावा जो काजू है वो महंगा हो गया है. पैक्ड काजू अपने आप में ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक ऐसी खबर है जो शायद राहत देती नजर नहीं आएगी, लेकिन ऐसी और भी अभी बहुत सी खबरें हैं जो राहत देती नजर आएंगी कि आखिर क्या चीजें सस्ती हुई हैं. उस मोर्चे के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिगरेट जो है वो महंगी हो गई है, क्योंकि ये तंबाकू और सिगरेट
सिगरेट का जो सेगमेंट है, इस पर लगातार सरकार का जोर रहा है कि इसको कहीं ना कहीं डिस्करेज करने की कोशिश की जाए, और वो कोशिश यहाँ पे भी नजर आ रही है सरकार की ओर से। और पान मसाला जो कि एक कैंसर का बड़ा एक कारक बनता है, उस पे भी सरकार की ओर से इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि वो महंगा हो जाएगा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिहाज से। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और क्या चीज महंगी हुई है, आरओ वाटर प्यूरिफायर पे जो है कुछ इस प्रकार के प्रावधान हैं जो थोड़ा सा सही लेकिन महंगा होता नजर आएगा आने वाले वित्तीय वर्ष के लिहाज से। इसके साथ साथ हम अगर देखें क्या और चीजें बजट पिटारे से निकल के आई हैं, उसमें तंबाकू के उत्पाद, क्योंकि सिर्फ सिगरेट ही नहीं उसके अलावा अन्य तंबाकू उत्पाद भी महंगे होते नजर आ रहे हैं, उसमें कई अन्य चीजें भी हैं। और तंबाकू अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये हर कोई जानता है, लेकिन बावजूद उसके इसकी खपत में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वो सब चीजों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो सस्ती हुई है, उसमें LNG है, इसके अलावा तमाम अन्य चीजें भी हैं सस्ती हुई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोशिश सरकार की ये रही है कि चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरी अर्थव्यवस्था हो, हर एक जगह आमो खास को कुछ चीजें उपलब्ध कराई जाएं कि उनके बटुए पे बोझ कम से कम मिल सके। All right, Arendra, thanks for joining us with that. Let's continue this discussion now. Dr. Jadhav, now earlier on, my colleague talked about a lot of stuff on the personal taxation front, personal income tax particularly, and the kind of relief that it will bring to individual taxpayers. But when we talk about corporates, a lot of expectations were building up, before the budget was presented. Then what kind of measures are going to be bringing relief to them? Yeah. No, what has happened is there is a lot of discussion about the personal income taxes, but there is a historic move that has been made about the corporate taxes, and that is reduction of corporate taxes for MSMEs from 30% to 25%, which means that any company which has a turnover less than 50 crore, and 97% of the companies fall in that category, all these companies will have a massive reduction from 30% of tax to 25%. I think this is a very, very important move that will give a lot of push for creation of jobs, as well as it will accelerate the economic growth further. डॉक्टर जादव, अगर एक सोशियोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है खास तौर पर गरीबों के लिए, क्योंकि एक पूरा सेक्शन है जो कि पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड को समर्पित किया गया है इस बजट में, आपको लगता है कि बहुत बड़ा फोकस इस बार दिखाई दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर बड़ा फोकस दिया गया है। इसमें 4 कैटेगरीज की हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो अनुसूचित जातियों की, दूसरी अनुसूचित जमातियों की, जनजातियों की, तीसरी माइनॉरिटीज की, और चौथा वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। ये 4 अगर हिस्से इसमें अगर देखा जाए तो जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं, उनके प्रति जो एलोकेशन किया है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसको बढ़ाया गया है। 35% से बढ़ाकर उसको 52,393 करोड़ किया गया है। जनजातियों के लिए जो एलोकेशन किया है वो 31,000 करीब 32,000 के पास ले गए हैं। माइनॉरिटीज का जो एलोकेशन है वो कम है, 4,195, और महिला और बच्चों के लिए जो किया है वो 1.84 लाख करोड़ इतना बढ़ाया है। लेकिन ये स्वागतार्ह है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मेरा उसमें एक कंप्लेन भी है कि शेड्यूल का सब प्लान जो बरसों से चला आ रहा था, 1979 से आज तक शेड्यूल का सब प्लान चला आ रहा था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एलोकेशन किया है, लेकिन इसका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उसमें था वो बंद कर दिया है। ये बुरी बात है। ट्राइबल सब प्लान जो 1975 से आज तक चला आ रहा था, उसकी दरअसल उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, दोनों का नहीं हो रहा था। इस बारे में शायद मर्ज कर दिया गया इसको। नहीं, मर्ज नहीं, उसको डिमोलिश ही कर दिया। ये दोनों सब प्लान, देखिए प्लानिंग प्रोसेस हमारी जो है वो अभी बदल गई है। 12वीं जो पंचवार्षिक योजना है उसकी समाप्ति 31 मार्च को हो जाएगी। उसके साथ जो चलते आ रहा था शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान, इसको बंद नहीं करना चाहिए था। इसको एनुअल प्लान के मार्फत उस रूप में जारी रखना चाहिए था। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को तोड़ना ये बुरी बात है, ये मेरा मानना है। और देखिए कि शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान में जो एलोकेशन होता था वो जनजातियों की और अनुसूचित जातियों की
सर्वसाधारण लोक संख्या में जो अनुपात है उस अनुपात में वो अलोकेशन होना अपेक्षित था, वो अभी रद्द कर दिया गया है और ये अच्छी बात नहीं है। दरअसल मैं स्वागत करता हूं कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो अनुदान जो अमाउंट है उसमें काफी बढ़ोतरी दी गई 35%, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तोड़ना नहीं चाहिए था, ये मेरा मानना है। हक साहब, मुद्रा लोन की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सब्सटेंशियल टारगेट की बढ़ोतरी की गई। जिस तरह से हमने देखा कि किसानों के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन के दौरान ये कहा था कि शायद शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के जो लोन्स हैं किसानों के लिए वो थोड़ा उसका प्रोविजन किया जाना चाहिए। इसमें मेरा, चूँकि आपने इसको जिक्र किया तो मैं दो चीज़ें कहूँगा इसमें। एक तो है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खास करके एग्रीकल्चर में बढ़ाना है, तो इसमें क्रॉप लोन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को सब्सटेंशियली घटाने की जरूरत थी, जिसकी संभावनाएं भी थी कई कारणों से, और ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल से ड्रॉट के चलते किसानों की हालत रियली बहुत ख़राब है। कितने सारे सुसाइड्स के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं पिछले 2 साल में। तो एक तो वो था, दूसरा था कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में ओवरऑल पिछले 10 सालों में डिक्लाइन हुआ है, तो उसको रिवर्स करने की ज़रूरत थी। और उसको रिवर्स करने के लिए ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो क्रेडिट है उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटना चाहिए था। तो ये दो नहीं हुआ उस सेंस में जैसा मैं चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर आप फार्मर्स इनकम को डबल करने की बात करते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि वी आर कमिटेड टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। अब क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ उसका फाउंडेशन इसमें दिया जाए, कुछ बेस बनाया जाए, लेकिन वो बेस नहीं बना। वो इसलिए कि अगर आपको 2022 तक फार्मर्स का इनकम डबल करना है रियल सेंस में, तो आपको 14% के आसपास का ग्रोथ रेट चाहिए एनुअल। आज के दिन में जो कि आज अभी कह रहे हैं कि इस साल बहुत अच्छा फसल होगा, उसमें भी एक्सपेक्टेशन आपका है कि 4% ग्रोथ होगा, और अगला साल अगर आप 6% भी करते हैं तो उससे भी कम चलेगा नहीं। अभी जिस तरह आपने कहा कि फार्म से नॉन फार्म की तरफ जाना पड़ेगा, तो शायद उसमें जो दूसरे स्कीम्स हैं वो कुछ हेल्प कर पाए? नहीं, थोड़ा हुआ, अच्छा बहुत उसमें नहीं है। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फार्म यूथ को हाईटेक एग्रीकल्चर में लाना है, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। मार्केटिंग भी जैसे मैंने ऑलवेज कहा कि 585 मार्केट ही नहीं है देश में, 6700 मार्केट ऑलरेडी है, और अगर बाकी जो मतलब मार्केट्स हैं उसको भी इंक्लूड करें एपीएमसी में भी, तो 7000 से ऊपर का हो जाता है। तो अब उस मार्केट को इंटीग्रेट करने के लिए जिस पेस में आपको काम करना है, जिस पेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो नहीं हो रहा है। तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम को ध्यान में रखते हुए और मार्केट इंटीग्रेशन करके मार्केट फैसिलिटीज़ देने के लिए फार्मर्स को, जो आप कहते हैं अच्छा प्राइस मिले, मार्केट एक्सेस मिले, तो उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था या एलोकेशन होना चाहिए था, वो हाईली इनएडिक्वेट है। ये मेरा जो इस बजट के ऊपर एडवर्स कमेंट है वही है, बाकी तो ठीक है। But Dr. Jadhav, do you agree? I mean, because when we began the discussion, you talked about how fiscal prudence and fiscal consolidation was important, and the theme of this budget really has been to meet those targets of fiscal consolidation and fiscal deficit. But the idea behind the budget was also to spend more on rural areas, infrastructure, and particularly poverty alleviation. Absolutely. And that's what the finance minister talked about in his speech as well. No, every budget has a particular background. This budget came on the backdrop of global uncertainties and a big shock of demonetization. And India being the bright spot, even on... India remains a bright spot, but what has happened is that because of the move of demonetization, which was a very historic move, it was a short-term pain and a long-term gain. So what has happened is that as the immediate effect of demonetization, there were sections which suffered for the time being, and the growth rate slowed down marginally. A lot of people were saying that growth rate would come down by 5 percentage points. Growth rate is going to slow down. So the idea was to maintain the fiscal discipline and at the same time encourage and restore the growth potential, growth momentum in the economy, and that is going to happen. So for this particular year, now the predictions are clear. For this particular year, the growth rate would be down by 0.5 percentage point, but from the next financial year, beginning 1st April 2017, we will go back to the earlier growth path, and from there onwards, we can go on building. The long-term gains would become visible in few months. So it remains to be seen that it is a short-term pain for a
very important, very substantial, medium and long-term gain. Okay, but you know, when we're talking about demonetization, and then there were a lot of expectations building up again on digitization and the kind of incentives that would be given to digitization. And if you look at the budget here, I mean, you know, there are about 3 pages of it which talk about, 2 pages which talk about digital economy and the kind of push that is being given to it. How important does it really become, and when we're working towards cleaning up the system from corruption and black money as well? Very good question. First of all, you know, there is a lot of talk that we are moving towards a cashless economy. Absolutely wrong. We are not talking about cashless economy. We're talking about less cash economy. You know, in India, the proportion of currency to GDP is as high as 12.5%. So that needs to be brought down to about 7 to 8%, and that in itself would be a major achievement. So a lot of people, lot of money which has been deposited in the banks, people say that this is the failure of the scheme. Absolutely not. If 13.5 or 14 lakh crore of funds are deposited into commercial bank system, that in itself is a major achievement. Now, moving towards the digital payments, what we are trying to do, what government is trying to do is to discourage cash payment and encourage digital payments. That's why in this budget there is a restriction that no transaction can take place which involves more than 3 lakh rupees in currency. That is one. At the same time, digital payments are encouraged in every which way. What is the reason for that? The reason is very simple. Whenever there is a digital transaction, the track of the transaction is maintained, and that's why it becomes more difficult for anybody to evade the taxes, and therefore tax compliance improves, the tax to GDP ratio of the country would improve, and that additional money that is available can be utilized for spending on social sector. That is the logic.